मैदे के मरीज़ हमारे पास अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। आम दिनों में भी उनके लिए जो है वो कुछ खाना-पीना बहुत मसले का शिकार होता है। जब खा लेते हैं तो उनके सीने पे जलन, मैदे में गैस, तेज़ाबियत, खट्टी दिगारें और इसके अलावा उल्टियों का आ जाना या कब्ज़ रहना ज़्यादातर, या पेट में दर्द उठ जाना, ये मसाइल उनके लिए कॉमन होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ खुराक कुछ नाक़िस है, कुछ हमारे खाने-पीने की जो तरतीब है वो बहुत उल्टी-सीधी है। इसके अलावा हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग मैदे के बहुत सारे मरीज़ हैं। हमारे यहाँ हर घर में तकरीबन कोई हर बंदा ही मैदे का मरीज़ है और उसको ये लगता है कि मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं ले सकता। उसका खाने को बहुत दिल कर रहा होता है, वो बहुत सारी जब डिशें देखता है उसका दिल करता है कि मैं कुछ खाऊँ, मैं भी एन्जॉय करूँ, उसके भी टेस्ट बड्स होते हैं, उसके मुँह में भी पानी आता है कि अच्छे-अच्छे खाने देख के, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकता। वो जब खाना देखता है तो वो फिर हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है कि काश मैं सेहतमंद होता, मैं भी ये खाने खाता, मैं भी इस टेस्ट को एन्जॉय करता, मैं अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करता, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के खाता, मैं अपने दोस्तों के साथ दावतें उड़ाता। लेकिन वो क्या करता है कि वो अमूमन ऐसे लोग घर से टिफ़िन लेके और साथ बैठ के वो अलग से अपनी दाल सब्ज़ी खा रहे होते हैं कि हम तो ये खा नहीं सकते, हमारा तो मैदा इजाज़त नहीं देता, हमें तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं तो गोश्त नहीं खा सकता, मैं तो चर्बी वाली रोटी नहीं खा सकता, मैं ये मिर्च मसाले नहीं खा सकता, मैं कढ़ाई नहीं खा सकता, मैं सब्ज़ी नहीं खा सकता, मुझे ये भी मना है, मुझे ये भी मना है, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मुझे जो तेज़ाबियत हो जाती है, जलन हो जाती है, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। और वो सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, हम कैसे खाएँ और ऐसा कोई हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो वो फिर ना धड़ाधड़ दवाइयों की तरफ, गोलियों की तरफ, इंजेक्शंस की तरफ भागते हैं। कोई ऐसा मुझे टीका लग जाए और मैं फौरी तौर पे ठीक हो जाऊँ। तो उसका बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफ़िकेशन कर लें छोटी-छोटी, जिससे आपका ये मसला मुस्तकिल तौर पे हल हो जाए। आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े किसी डॉक्टर के पास जाने की, किसी मेडिसिन के पास जाने की। याद रखिएगा कि आपका जो किचन है, वो आपका बेहतरीन मुआलिज हो सकता है अगर आपको उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिले। आप जब भी किसी अच्छे डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन के साथ अपनी ओपिनियन रखेंगे या उनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे, तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि मेरे किचन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरे मैदे को फिट रख सकती हैं, मेरा किचन में ही ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे मैं अवॉइड करूँ तो मैं सेहतमंद रह सकता हूँ। डेफ़िनेटली आपकी जो मैदे की बीमारी है वो आपके मुँह के ज़रिए शुरू होती हैं। जो कुछ आप खा रहे होते हैं, वही आपका वो सेहत को ज़ाहिर कर रही होती है। आपने क्या खाया है और वो आपकी बॉडी को कितना सूट करता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ सूट नहीं कर रही, उसको सूट कैसे एड दे के करवाना है, उसकी हेल्प कैसे करनी है कि बॉडी इसको हज़म कर सके, ये आपका मुआलिज जानता है। अपने मुआलिज से ज़रूर पूछा करें कि मेरा जो किचन है, ये मेरी कौन-सी ऐसी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं और मेरा क्या डाइट प्लान होना चाहिए जिसके ज़रिए मैं अपने मैदे को ठीक कर सकता हूँ। मेरे पेशेंट्स जानते हैं कि मैं उनको अपना एक पूरा उनका डाइट प्लान बना के देता हूँ और 80% हम अपनी जो बीमारियाँ होती हैं स्पेशली मैदे की, वो उनकी ही डाइट से कंट्रोल कर लेते हैं। क्या उनको डाइट में ऐसी-ऐसी चीज़ें ऐड करवाते हैं जो उनकी डाइट की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप मैदे की बीमारियों के शिकार हैं तो सबसे पहला मेरा मशवरा ये है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। हमारे यहाँ आज डाइट में बहुत सारी महँगी-महँगी आइटम्स ऐड हो चुकी हैं। हम पिज़्ज़ा खाते हैं, शवारमा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, ज़िंगर खाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फ़ास्ट फूड्स और जंक फूड्स और तरह-तरह की बेकरी आइटम्स, केक, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, हर चीज़ खाते हैं। लेकिन हमारे बजट के अंदर दूध नहीं है। हमने कभी भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ दूध को ऐड नहीं किया, लस्सी को ऐड नहीं किया, दूध को ऐड नहीं किया, दही को ऐड नहीं किया। हम बाकी बाज़ारी रेडीमेड इधर-उधर की चीज़ें खाते हैं, लेकिन नेचुरल जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने छोड़ा हुआ है। तो आपकी इसी वजह से आपकी बॉडी में एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है और अल्कलाइन या जो ये दूसरा बेसिक चीज़ें होती हैं ये कम हो जाती हैं। तो बेस या अल्कली को ऐड करने के लिए आपको दूध, दही, लस्सी, मक्खन, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है और स्पेशली ऐसे फ्रूट्स जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। और आजकल का जो मौसम है उसमें खीरा, खरबूजा, तरबूज ये बहुत अहम है और इसके साथ-साथ फ़ालसा। ये ऐसे इम्पोर्टेंट आपके लिए फ्रूट्स हैं जो आपकी ना सिर्फ मैदे की सेहत के ज़ामिन हैं, बल्कि उसके साथ-साथ जो गोश्त से होने वाली गर्मी और मैदे की तेज़ाबियत और बदहज़मी है, उसको ये आसानी से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आज जो हम कोल्ड ड्रिंक्स का लगातार धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं, उनसे खुदारा बचें, उसके बजाय नेचुरल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। नेचुरल ड्रिंक्स में आपके लिए इस मौसम में जो सबसे अहम चीज़ है, वो आपके लिए है नींबू पानी। नींबू पानी का बकसरत इस्तेमाल या गन्ने के जूस का इस्तेमाल
یا فالسے کے جوس کا استعمال آپ کو صحت مند بھی رکھتا ہے اور ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے. لیکن خدا را ایک چیز سے پرہیز کیجیے گا، جو ہم دودھ سوڈا بناتے ہیں، دودھ سوڈا ہمارے یہاں بڑے شوق سے پیا جاتا ہے، جس میں ہم دودھ کے اندر کولڈ ڈرنک مکس کر کے اور اس کو ٹھنڈا کر کے پی رہے ہوتے ہیں. تو خدا را یہ کمبینیشن جو ہے یہ آپ کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ یہ آپ کے پیسوں کا ضیاع بھی ہے. کیونکہ دودھ کے اندر جب آپ سوڈا ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس کی افادیت، غذائی افادیت جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. وہ صرف ایک سادہ پانی، نمکین پانی کی طرح رہ جاتا ہے آپ کے لیے. تو اس میں آپ اتنا مہنگا اس میں دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، سوڈا بھی استعمال کرتے ہیں، برف چینی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے آپ کو غذائی فائدے نہیں ملتے. تو اس کی بجائے اگر آپ لیمو پانی کا استعمال کرتے ہیں یا سادہ لسی کا استعمال کرتے ہیں، نمکین لسی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ صحت مند ڈرنک ہو سکتا ہے. اب اگلی بات آتی ہے کہ آخر کے طور پہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور رکھیں. جب بھی آپ کھانا کھائیں، کھانے کے فوری بعد بالکل نہ لیٹیں یا بیٹھے بھی نہ رہیں، بلکہ کھانے کے بعد کم از کم آپ 100 سے 200 قدم ضرور واک کریں. تھوڑا بہت بیشک آہستہ آہستہ چہل قدمی کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوڑ لگا دیں یا پسینہ بہائیں. آہستہ آہستہ چہل قدمی بھی کریں گے تو اس سے آپ کی انتڑیوں کی موومنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس سے آپ کا کھانا جو ہے وہ آسانی سے ہضم ہوتا ہے. اگر آپ گیس یا قبض کے مریض ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر کھانے کے بعد واک کریں. اور ایسے پیشنٹ جن کو معدے کا السر ہے وہ میری یہ باتیں ضرور سنیں اور اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. آپ کا السر ایک مہینے کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے بغیر کسی دوائی کے. اگر آپ فروٹ اور ڈیری پروڈکٹس کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنانا شروع کر دیں تو یہ جو آپ کی معدے کی تیزابیت ہے یہ کم ہو سکتی ہے. اور معدے کے جو اکثر مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو باڈی ایکس ہو رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ پین کلرز بھی کھا رہے ہوتے ہیں. پین کلرز جو ہیں وہ معدے کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. تو لہٰذا جب آپ اپنے معدے کو ہیلدی کر لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پین کلرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے بھی آپ کا معدہ صحت مند رہے گا. آخر میں پھر آخری ہدایت وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کو زیادہ ڈائجسٹو بنانے کے لیے کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں بلکہ قہوہ جات کا استعمال کریں. آپ گرین ٹی کا قہوہ لے سکتے ہیں، لیمن گراس کا قہوہ لے سکتے ہیں، ادرک کا قہوہ لے سکتے ہیں، پودینے کا قہوہ لے سکتے ہیں، اجوائن کا قہوہ لے سکتے ہیں، سونف کا قہوہ لے سکتے ہیں، دارچینی کا قہوہ لے سکتے ہیں، اناردانے کا قہوہ لے سکتے ہیں. ان میں سے جو ذائقہ آپ کو پسند ہو، جو چیز آپ کے کچن میں اویلیبل ہو، اگر آپ اس کا قہوہ لینا شروع کر دیں گے تو آپ کی ڈائجیشن جو ہے وہ بالکل فٹ ہو جائے گی اور آپ کو کسی قسم کی دوائی یا کسی سیرپ کی یا کسی قسم کی پھکی کی ضرورت نہیں رہے گی. بہت شکریہ. اور آپ یہ ویڈیو جو ہے اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو معدے کا مسئلے کا شکار ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو پرسنل کیئر چاہتے ہیں، تو پرسنل کنسرن ہے آپ کا، اس کے اوپر آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یا ان باکس میں ضرور پوچھیے گا. شکریہ.